फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर KR सैनी KR एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे, तो अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन इसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कमेंट्स आ रखे थे और कॉमन कमेंट्स जो थे वो उठाए मैंने, इन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आज का डाउट नंबर फर्स्ट कि इंक्रीमेंट कब लगता है, जनवरी या जुलाई। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ कि हमारा इंक्रीमेंट जो है जनवरी में लगेगा या जुलाई में लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो देखिए दोस्तों, इस बात को समझना कि मान लो 1 जनवरी से पहले पहले अगर आपको 6 महीने हो जाते हैं, आपको पोस्टिंग हुए, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुए, तो आपको इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो जनवरी को मिलेगा। और अगर 1 जुलाई से पहले पहले अगर आपको 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर आपको जो है 1 जुलाई को इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, अभी जो जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, अभी अगर जुलाई से पहले पहले इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आने वाली 1 जनवरी को इनको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 डेट यहाँ पे रखी गई है, जनवरी और जुलाई इंक्रीमेंट की। जनवरी से पहले अगर आपको 6 महीने कंप्लीट हो जाती है आपके सर्विस को, तो जनवरी को आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा। और जनवरी तक आपका सर्विस को 6 महीने कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर जो है जुलाई में आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग रहेगी उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि आपकी जनवरी में लगेगा या फिर जुलाई में लगेगा। तो इसी प्रकार आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड डाउट है कि पॉइंट्समैन से जेई बन सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट्समैनों के लिए यहाँ पे प्रमोशन के 2 ऑप्शन होते हैं। आप LDC के थ्रू भी प्रमोशन ले सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम लेके, और GDC के थ्रू भी आप एग्जाम देके प्रमोशन ले सकते हो। तो जेई की जो वैकेंसी आती है वो LDC के अंतर्गत नहीं आती है, जेई की वैकेंसी आती है आपके GDC के अंदर। तो जेई यहाँ से आप बन सकते हो। जेई के लिए आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में होनी चाहिए। नॉर्मल ग्रेजुएशन से आप जो है जेई का फॉर्म यहाँ पे नहीं डाल सकते हो, या तो आपके पास में बीटेक वगैरह होना चाहिए या फिर आपके पास में कोई डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप जो है जेई बन सकते हो। और जी हाँ, पॉइंट्समैन यहाँ पे जेई बन सकता है GDC के एग्जाम देके। पॉइंट्समैन ही नहीं, आपकी ग्रुप डी की जो सब भी 17 टाइप की पोस्टें हैं वो यहाँ पे GDC का एग्जाम देके जेई बन सकते हैं, लोको पायलट बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपके पास में इनकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। और यहाँ पे LDC के तहत पॉइंट्समैन जो है, जेई की वैकेंसी नहीं आती है LDC के तहत। यहाँ पे आप बन सकते हो, TT बन सकते हो, गार्ड बन सकते हो, और स्टेशन मास्टर आप जो है LDCE एग्जाम के तहत बन सकते हो। तो कहने का मतलब LDC के तहत ये जो स्टेशन मास्टर, गार्ड और TT बनने का मौका है वो लोको इसके पॉइंट्समैन के पास में सबसे ज्यादा होता है। इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे जेई बन सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं डाउट नंबर थर्ड की कि कौन सी जॉब बेस्ट है, वर्कशॉप की या CNW की। तो देखो, दोनों के ऊपर जो है मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, कंप्लीटली सैलरी है, प्रमोशन है, और आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड मैंने कंप्लीटली यहाँ पे दोनों पे सेपरेट वीडियो बनाए हैं। फिर भी कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर दोनों में कंपेरिजन करके बताइए कि इनमें से कौन सी जॉब ज्यादा सही है। तो देखो दोस्तों, लगभग इन दोनों का काम जो है सेम सही है। सिक लाइन के अंदर अगर आपको CNW स्टाफ की अगर ड्यूटी लगेगी सिक लाइन के अंदर या फिर वॉशिंग लाइन के अंदर, तो आपकी जो है ड्यूटी यहाँ पे सेम सी रहने वाली है। वर्कशॉप में भी वही काम होता है, सिक लाइन में भी वही काम होता है। बस वर्कशॉप में यह है कि आपके पास में यहाँ जो भी सामान आएंगे वो एकदम फ्रेश आएंगे, उनको सबको जोड़ के आपको ट्रॉली वगैरह या इनको जोड़ के और तरीके से व्हील वगैरह को जोड़ना है, ये सारा काम आपको वहाँ पे करना होगा। और CNW स्टाफ जो है, ये वर्कशॉप वाले जो भेजेंगे इनको गाड़ियों में लगाना होगा। सिक लाइन में तो कोई जो प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि आपकी सिक लाइन CNW स्टाफ में हो और सिक लाइन में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वर्कशॉप में और सिक लाइन में ड्यूटी करने में कोई वो सेम सी जो प्रोफाइल है, डे में आपकी ड्यूटी रहती है। मैक्सिमम 95% स्टाफ जो सिक लाइन में CNW स्टाफ होता है या वर्कशॉप में होता है, तो 95% स्टाफ जो है दिन के अंदर ही इनकी ड्यूटी रहती है। अब बात करते हैं CNW में जो है आपकी ड्यूटी प्लेटफॉर्म में भी लग सकती है, प्लेटफॉर्म ड्यूटी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर आपकी ड्यूटी शिफ्टों में चलती है और आपको थोड़ा अलग काम करना होगा जो वर्कशॉप में होता है। वही पेपर वगैरह इधर उधर पकड़ाना है, या गाड़ी में प्रेशर वगैरह रेडी करना है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट पहुंचाना है, पाइप वगैरह तोड़ना है, लगाना है, ये सारे कुछ काम जो है आपको वहाँ पे करने होंगे प्लेटफॉर्म ड्यूटी में। तो यहाँ पे आपकी जॉब प्रोफाइल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं दोनों में से बेस्ट कौन सी है। तो देखिए, जॉब दोनों ही शानदार है,
पर एक तरीके से अपन इनमें कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर आपकी प्लेटफॉर्म ड्यूटी लगती है CNW में, तो आपको यहाँ पे डे नाइट की शिफ्ट में काम करना होगा, और वर्कशॉप में जो है मैक्सिमम आपकी जो है शिफ्ट डे में रहती है। तो एक तो ये हो सकता है कि आपकी वर्कशॉप में ड्यूटी करोगे तो नाइट ड्यूटी से आप बच जाओगे, लेकिन नाइट ड्यूटी अगर आप करोगे तो आपको नाइट अलाउंस भी मिलेगा, ये भी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं वर्कशॉप जो है ना, वर्कशॉप कुछ चुनिंदा जगह पे होते हैं, जबकि CNW स्टाफ का वर्क होता है वो लगभग सभी जंक्शन स्टेशनों पे होता है, जो बड़े जंक्शन स्टेशन होते हैं। तो इस प्रकार CNW स्टाफ वालों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है घर के पास में पोस्टिंग आपको मिल जाए। अब देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको। मान लो कोई बंदा जो है हनुमानगढ़ का है, और वो एक तो वर्कशॉप में, एक बंदा सिलेक्शन वर्कशॉप में हो जाता है और एक बंदे का जो है हनुमानगढ़ वाले का CNW में हो जाता है। अब अगर वर्कशॉप में इनकी ड्यूटी लगी है तो ये कम से कम या लालगढ़ में ड्यूटी करेगा, या फिर अजमेर में ड्यूटी करेगा, या फिर जो है आपके जोधपुर में ड्यूटी करेगा, जो कि इसके घर से बहुत दूर है। अब CNW स्टाफ में क्या है, CNW स्टाफ आपका हनुमानगढ़ में भी है, गंगानगर में भी है, सूरतगढ़ में भी है, बीकानेर में भी है। तो इस प्रकार ये ना बड़े बड़े स्टेशनों पे, बड़े बड़े जंक्शन स्टेशनों पे सब जगह होता है। और आप अपने घर से, आपके घर के आसपास में अगर कोई बड़ा जंक्शन है तो वहां पर भी CNW स्टाफ की पोस्टिंग होती है, तो आप वहां जॉब लेके और अपने घर से डेली अप डाउन कर सकते हो। तो इस जॉब में एक ये फायदा है कि आप जो है घर के पास से ड्यूटी कर सकते हो। बाकी जॉब दोनों की सेम सेम जी है, 8 घंटे में आपको काम करना होगा। 8 घंटे में पढ़ाई वगैरह नहीं कर सकते हो, उसके बाद में 16 घंटे आप फ्री हो, फिर कुछ भी करो। तो इस प्रकार दोनों पे मैंने और सेपरेट वीडियो आपको डाले हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हो, और आप अपने हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट है। मेरे हिसाब से दोनों जो जॉब है इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही जॉब बढ़िया है। डाउट नंबर 4 की कि 12 आवर्स ड्यूटी यानी जो 12 आवर्स ड्यूटी रोस्टर होगा उसमें डबल रेस्ट किसको मिलता है और कब मिलता है। तो देखिए मैंने पॉइंट्समैन का एक वीडियो बनाया था, जनरली CNW वालों का, वर्कशॉप का, और SNT वालों का तो खैर 24 आवर्स ही ड्यूटी होती है, लेकिन इन लोगों की 8-8 घंटे ही ड्यूटी होती है सभी जगह, वर्कशॉप हो चाहे स्टेशन हो, सभी जगह। अब 12 घंटे की जो ड्यूटी होती है वो होती है आपकी पॉइंट्समैन की रोड साइड स्टेशन पे। तो पॉइंट्समैन वाले दोस्त जो है कमेंट कर रहे हैं जिनका पॉइंट्समैन में सिलेक्शन हुआ है कि सर अगर हम 12 घंटे ड्यूटी करेंगे तो क्या हमें डबल रेस्ट मिलेगा क्या। तो देखो डबल रेस्ट एक ही कंडीशन में मिलता है, जब आपके स्टेशन पे क्वार्टर नहीं हो, यानी आपको कोई आपके पुल का या आपको कोई अलॉट क्वार्टर नहीं हो, आप कहीं बाहर रह रहे हो या आप अपने घर से आ रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे डबल रेस्ट मिलेगा दोस्तों। ये सभी के लिए लागू है। स्टेशन मास्टर भी अगर 12 घंटे के ड्यूटी रोस्टर करता है और वहां पे स्टेशन मास्टर का कोई क्वार्टर नहीं है स्टेशन पे, तो फिर जो है आपको वहां पे डबल रेस्ट मिलेंगे। 5 डे वीक की आपकी वहाँ पे ड्यूटी रहेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे क्वार्टर है और आप लेते नहीं हो, ले नहीं रहे हो, और आप बाहर से कैसे आ रहे हो, मतलब अप डाउन कर रहे हो या अपने घर से आ रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरे पास में क्वार्टर नहीं है। अगर रेलवे का क्वार्टर अवेलेबल होगा और आपके पुल का होगा, आपके कोटे का होगा, तो आपको वो लेना ही होगा, चाहे आप घर से आ रहे हो, चाहे आप जो है उस क्वार्टर में रहो मत रहो, आपको वो क्वार्टर लोड करवाना ही होगा। और उस केस में आपको 5 डे वीक नहीं मिलेगा, 6 डे वीक ही मिलेगा, और वहां पे क्वार्टर ही नहीं है आपके कोटे का कोई, तो फिर जो है आपको यहाँ पे 5 डे वीक नहीं डबल रेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। करते हैं डाउट नंबर 5 की कि सैलरी अकाउंट जो होता है वो किस बैंक का होना चाहिए। कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर सैलरी अकाउंट जो है हम अपनी माताजी का या पिताजी का दे सकते हैं क्या, क्या जॉइंट अकाउंट जो है यहाँ पे सैलरी अकाउंट चल जाएगा क्या, या फिर जो है हमारा स्टूडेंट टाइम का जो खाता है वो यहाँ पे सैलरी अकाउंट हम उसको बनवा सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप सैलरी अकाउंट किसी भी बैंक का बनवा सकते हो, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हो, जो नेशनलाइज बैंक हो, उसका आप यहाँ पे सैलरी अकाउंट बनवा सकते हो। जैसे कि PNB हो गया, या फिर जो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, इन बैंक में आप सैलरी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सैलरी अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं आपको पर्सनली सजेशन करूंगा कि आप जो है SBI बैंक के अंदर ही अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाए, क्योंकि रेलवे के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका अकाउंट लगभग SBI के अंदर है, और रेलवे ही नहीं और भी डिपार्टमेंट है तो उनका जो है सबका अकाउंट यहाँ पे SBI के अंदर ही मैक्सिमम लोगों का होता है। हालांकि यहाँ पे कोई विशेष फायदा तो नहीं है, लेकिन आप जो है SBI बैंक के अंदर ही ओपन करवा सकते हो अगर आपने अभी तक ओपन नहीं करवाया तो। इसके बाद में बात करते हैं कि आप जॉइंट अकाउंट जो है उसको सैलरी अकाउंट नहीं बनवा सकते हो, और ना आपके फादर का या मदर का जो अकाउंट है उसको सैलरी अकाउंट बनवा सकते हो। आपको अपना पर्सनल सैलरी अकाउंट ओपन करवाना होगा। अगर पहले से ही आपका स्टूडेंट टाइम का अगर खाता ओपन है SBI के अंदर तो आप उसको भी यहाँ पे सैलरी अकाउंट बनवा सकते हो। आपको बैंक में जाना है और खाता को जो है 18 साल पहले, वो उसमें अपन मेच्योर नहीं होते तो खाते को मेच्योर करवाना पड़ता है। आप 18 साल से ऊपर की एज के हो गए हो, इसलिए मेच्योर करवा के और आप बैंक में बता सकते हो कि सर मेरा इस जॉब में सिलेक्शन हुआ है और मैं इसको सैलरी अकाउंट बनवाना चाह रहा हूं। तो सारी कुछ जो फॉर्मेलिटीज होगी वो वहां पे कर देंगे और वही अकाउंट जो है आपका सैलरी अकाउंट बन जाएगा। दोस्तों मेरा खुद का जो स्टूडेंट टाइम का जो मेरा स्कॉलरशिप का अकाउंट था उसी को मैंने यहाँ पे सैलरी अकाउंट बनवा लिया था और वो मेरा भी अकाउंट चल रहा है।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रोजगार मेले में ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो देखो काफी सारे दोस्तों के पास में यहाँ पे कॉल और मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं कि आपका जो है रोजगार मेले में ऑफर लेटर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है अपना ऑफर लेटर पहुंचे। तो काफी सारे लोगों के पास में कॉल आया, आप में से भी किसके पास में कॉल आया है अभी तक वो कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको बुला रहे हैं और आप जो है आ पाओगे या नहीं आ पाओगे ये भी आपसे पूछा जा रहा है। और इसमें आपको एक दिन पहले बुला रहे हैं, वहां पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, दूसरे दिन आपको ऑफर लेटर देंगे रोजगार मेले में। अगर आप इसमें नहीं पहुंच पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग में कोई भी इश्यू नहीं होगा। वहां पे आपको ऑफर लेटर दिया जा रहा है, कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। उसके बाद में आपका डिवीजन अभी तक अलॉट नहीं हुए हैं, तो डिवीजन अलॉट वगैरह सारी कुछ प्रक्रिया होगी। अभी काफी सारे दोस्तों के पास में यहाँ पे डिवीजनों से कॉल आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आप आ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे हो, और ज्वाइनिंग इसमें आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। तो आप जो इसमें नहीं पहुंच रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में आपके घर पे भी बाय पोस्ट आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आएगा, डिविजनल डीवी होगी, बहुत लंबी अभी प्रक्रिया है। तो वहां पे अगर आप नहीं भी जा पाते हो तो आप मना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आपकी कोई ज्वाइनिंग डिले नहीं होगी, आपको कोई जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है आप वहां पे रोजगार मेले में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। मेरे हिसाब से तो आप रोजगार मेले में चले जाओगे तो ठीक रहेगा, ऑफर लेटर आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जाओगे या नहीं जाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी ज्वाइनिंग पे आपकी पोस्टिंग पे कोई डिले और नहीं होगा, आपका एज पर रूल सारा कुछ काम यहाँ पे चलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बिना डिप्लोमा के टेक्नीशियन से जेई बन सकते हैं क्या। तो देखो यहाँ पे मैंने एसएनटी वालों के ऊपर वीडियो बनाया, वर्कशॉप पे बनाया, सीएनडब्ल्यू, तीनों में ही टेक्नीशियन की जॉब होती है। और आप जो पहला प्रमोशन होता है वो टेक्नीशियन 3rd में होता है। जैसे आप यहाँ पे 1800 ग्रेड में हेल्पर की पोस्ट पे जा रहे हो असिस्टेंट की, तो आपको जो है 3-4 साल में यहाँ पे टेक्नीशियन 3rd बना दिया जाएगा। और दोस्तों एसएनटी में जो है आपको टेक्नीशियन 3rd बनने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा एलडीसीई का, उसके बाद ही टेक्नीशियन 3rd बन सकते हो। और बाकी दोनोों जॉब में जो है आपको इसका टेक्नीशियन 3rd के लिए एग्जाम नहीं देना होगा, आप सीधे ही 2-3 साल में बन जाओगे। अब यहाँ पे कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर हम टेक्नीशियन बनेंगे तो क्या हमारे पास में कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए क्या, हम तो जो है 12th पास ही है, हम कैसे वहाँ पे बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके पास में टेक्निकल डिग्री कोई भी होना जरूरी नहीं है। आपके पास में अगर ग्रेजुएशन सिंपल है या 10th ही आपने कर रखी है फिर भी आप यहाँ जो है टेक्नीशियन में आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब टेक्नीशियन से जब जेई बनेंगे तो क्या हमें डिप्लोमा की आवश्यकता होगी क्या। तो देखो टेक्नीशियन 3rd तक तो जो है आपका प्रमोशन एज पर रूल होता रहता है, जैसा मैंने उन सभी वीडियोज में बता रखा है। उसके बाद में अगर 2 टाइप से आप जेई बन सकते हो यहाँ पे, एक तो आपका एलडीसी का जो कि आपके ओनली आपके डिपार्टमेंट के एग्जाम दे सकते हैं उसमें, और एक आता है जीडीसी का। तो देखिए जनरल जो एग्जाम होता है अगर इसके थ्रू आप जेई बनना चाह रहे हो तो इसमें आपके पास में डिप्लोमा होना कंपलसरी है। यहाँ पे अगर आपके पास डिप्लोमा होगा तो ये आप जेई बन सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पास में डिप्लोमा नहीं है और आज जेई बनना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर आपको जो एलडीसी आपका डिपार्टमेंट का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू जेई की वैकेंसी आती है। जब आप टेक्नीशियन 3rd में आपके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप जेई का एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो और यहाँ पे आप प्रमोशन ले सकते हो जेई के अंदर, जो कि आपके डिपार्टमेंट के थ्रू आती है। तो उसमें डिप्लोमा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर जीडीसी से अगर आप जेई बन रहे हो तो आपको डिप्लोमा की आवश्यकता होगी। और आप अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं एलडीसी के तहत उसमें अगर आप एग्जाम देके जेई बन रहे हो तो उसमें आपको डिप्लोमा हो नहीं हो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो आपके पास में मौका है, बिना डिप्लोमा के भी आप जेई बन सकते हो। बात करते हैं डिवीजन अलॉटमेंट कब होगा। तो देखिए दोस्तों आपका जो यहाँ पे आपका जो भी आरआरसी था वहाँ पे आपका डीवी हो चुका है, मेडिकल हो चुका है। अब जो लास्ट प्रक्रिया बची है वो आपकी डिवीजन अलॉटमेंट की है। पोस्ट का अलॉटमेंट आपको हो ही गया है, काफ़ी सारे लोगों को हो गया है और काफ़ी को होना बाकी है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी आपको पोस्ट का अलॉटमेंट हो जाएगा। इन सब के बाद में जो लास्ट प्रक्रिया बचती है वो बचती है डिवीजन अलॉटमेंट की। तो ये आपकी अंतिम प्रक्रिया है डिवीजन अलॉटमेंट की। और डिवीजन अलॉटमेंट आप जो है विदिन 1 वीक में आप सभी को जो है आपके डिवीजन अलॉट हो जाएंगे। फिर आपको डिवीजन जो भी अलॉट होगा वो आपको यहाँ पे डीवी के लिए बुलाएंगे, जो भी डिविजनल डीवी होती है ज्वाइनिंग के टाइम में, वो वापस आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करेंगे, मार्कशीट वगैरह सारा कुछ आपके डाटा चेक करेंगे। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग करने के बाद में आपको फिर स्टेशनों पे पोस्टिंग दे देंगे, जहाँ के वर्कशॉप में है तो वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग दे देंगे। तो सभी लोगों को यहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो यह प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है और विदिन 1 वीक जो है यहाँ पे लगभग आप सभी लोगों को डिवीजन का अलॉटमेंट हो जाएगा। और डिवीजन का अलॉटमेंट कैसे होता है, स्टेशन का अलॉटमेंट कैसे होता है, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो जाके आप देख सकते हो। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं।
तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही आपके किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा या फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को इंक्लूड कर लूंगा। थैंक यू दोस्तों।